नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसे किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिसने एक यंग ऑफिसर के रूप में केरला में जाकर भारी कम्युनल दंगे रुकवाए, मिजोरम में जाकर वहां के जो आंदोलनकारी थे उनसे ऐसी बातचीत की कि नए मिजोरम राज्य की रचना हुई और आंदोलनकारी ही वहां की सरकार बन गए, जिसने जब सिक्किम भारत में मिला तो वहां पर एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, जिसने पाकिस्तान में जाकर नाई की दुकान से बाल इकट्ठे किए और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इतनी अहम इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाई, और न जाने कितनी बातें। अजीत डोवाल। वीडियो पूरा देखने पे आपको शायद लगे कि ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साहस पे, हर कारनामे पे एक फिल्म बन सकती है। तो ऐसे ही उनके कुछ साहसों की आज बात करेंगे, लेकिन कृपया उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अजीत डोवाल जी के बारे में आपकी कोई भी राय हो या कोई भी बात उनकी जो आपको पता हो आप बताना चाहें तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। अजीत डोवाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 में आज के उत्तराखंड में हुआ। उनके पिताजी मेजर GN डोवाल आर्मी में ऑफिसर थे और उनकी जब ट्रांसफर अजमेर हुई तो अजीत डोवाल जी का जो एजुकेशन था अजमेर में ही हुआ। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया 1967 में और 1968 में यूपीएससी की एग्जाम दी। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर ली और वो अब एक IPS ऑफिसर बन चुके थे। उनको केरला काडर मिला था। उनकी सबसे पहली परीक्षा आई 1971 में। केरला के थालासरी में कम्युनल दंगे छिड़ गए थे और दंगे इतने खतरनाक थे कि कोई भी ऑफिसर वहां जाना नहीं चाहता था। वहां के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने डोवाल को ये जिम्मेदारी दी कि इन दंगों को रोका जाए। डोवाल ने वहां पर फोर्स का इस्तेमाल ना करते हुए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल, कुन्हे का इस्तेमाल किया और ये पता लगाया कि ये दंगों के लीडर कौन है, और उसके बाद सीधे जाके उन लीडरों से बात की। इस तरह से दंगे रुक गए और इस केस ने डोवाल को बहुत प्रसिद्धि दी, जिसकी भनक दिल्ली तक पहुंची। 1972 में उन्हें दिल्ली बुलाया गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के ऑपरेशन विंग में उन्हें पोजीशन दी गई। 70 के दशक की शुरुआत में मिजोरम में बहुत तनाव था। उस वक्त मिजोरम अलग राज्य नहीं था बल्कि असम का ही हिस्सा था। असम में कई बातें ऐसी थी जिससे मिजोरम के जो लोग थे वो नाराज थे। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हें लेना जिन्हें असमी भाषा आती हो, कॉम्पनसेशन जो सरकार ने उन्हें बताया था कि मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, वो ना मिलना। इस तरह से एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू हो गई मिजो लोगों की। ये जो आंदोलन था इसका संचालन पूरी तरह से म्यांमार से होता था और इसके जो मुखिया थे वो थे लाल डेंगा। उनके नीचे उनके 7 सिपाही थे जो ये लड़ाई कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय सेना पे भी, BSF पे भी कई बार ये आंदोलनकारी आक्रमण कर चुके थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए अजीत डोवाल जी को वहां भेजा गया। उन्होंने वहां जाकर भी अपने कुन्हे का ही इस्तेमाल किया और ये जो 7 कमांडर थे इस आंदोलन के, उनकी पहचान की और उनसे दोस्ती की। 1972 से लेकर 1974 तक चले इस ऑपरेशन में उन्होंने उस 7 कमांडरों से इतनी दोस्ती बढ़ा दी, उनके साथ वो खाते थे, पीते थे और उन्हीं की भाषा बोलते थे। यहाँ तक कि अपने घर पे डिनर पे उन्होंने उन 7 कमांडर्स को इनवाइट किया। उनकी वाइफ को भी ये नहीं पता था कि ये जो डिनर खा रहे हैं वो आंदोलनकारी हैं। और फिर धीरे धीरे ये बात उन्होंने उन आंदोलनकारियों के सामने रखी कि वो जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। देर सवेर इंडियन आर्मी उन पे अटैक करेगी। इससे बेहतर है कि भारत सरकार से बात की जाए और जो भी मांगे उनकी हैं वो एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत सरकार के सामने रखा जाए। 7 में से 6 कमांडर अजीत डोवाल जी की तरफ हो गए और इस तरह से लाल डेंगा की जो पूरी ताकत थी वो टूट गई और वो भी समर्पण करने पे मजबूर हो गए। लाल डेंगा ने खुद एक पत्रकार को इंटरव्यू में बताया था कि उनके कमांडर्स को ही डोवाल ने अपनी तरफ कर लिया, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। डोवाल ने इन कमांडर्स को बताया था कि उन्हें एक अलग राज्य दिया जाएगा और उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 1987 में मिजोरम बना और वहां के चीफ मिनिस्टर बने लाल डेंगा, और इसका भी पूरा श्रेय लाल डेंगा ने अजीत डोवाल को ही दिया। ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। अब बारी थी सिक्किम की। सिक्किम जो कि उस वक्त भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम के जो राजा थे उन्हें अमेरिका ने हनी ट्रैप करके फंसाया था। होप कुक नाम की एक लेडी थी, उन्होंने उसको फंसाया और उससे शादी भी की। अमेरिका अपने पांव यहां जमाना चाहता था।
उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लगी और उन्होंने उस वक्त के RAW के हेड RN काओ को एक जिम्मेदारी दी कि सिक्किम जाइए और अमेरिका के इस प्रयास को निष्फल कीजिए। जो टीम वहां गई उसमें अजीत डोवाल भी थे। प्लान था कि सिक्किम की जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बातचीत की जाए, उनको पावरफुल बनाया जाए और एक मुहिम क्रिएट की जाए। और ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा गया अजीत डोवाल को। उस वक्त वहां पर सिक्किम नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी जिनके मुखिया थे काजी दौरजी। अजीत डोवाल ने उनसे बात की और उन्हें यह भरोसा दिलवाया कि जो भी सपोर्ट उन्हें चाहिएगा भारत सरकार उन्हें देगी। इस तरह से धीरे 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 एक आंदोलन शुरू हुआ जनता का और बात यहां तक पहुंची कि सिक्किम में राजा को इलेक्शन करवाने पड़े और काजी दौरजी वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब काजी दौरजी ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो यहाँ की प्रजा के साथ सही नहीं कर रहे, उनके हक छीन रहे हैं। तब इंदिरा गांधी ने वहां पर मिलिट्री भेजी और राजा का जो पैलेस था उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया गया। उसके बाद सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया गया, लोगों की राय मांगी गई और उसमें 97% लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं और इस तरह से सिक्किम भारत में मिल गया। और वहां पर भी अजीत डोवाल का एक बहुत बड़ा रोल था। काजी दौरजी सिक्किम के CM बने और वो जो अमेरिकन लेडी थी उसने वहां के राजा को डिवोर्स दे दी। इतने साहस भरे प्रोजेक्ट्स के बाद अजीत डोवाल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया। हालांकि जो रूल था वो ये था कि ये मेडल 14 साल की सर्विस के बाद ही मिल सकता था, लेकिन अजीत डोवाल के केस में उनको 7 साल बाद ही ये मेडल दिया गया। अब बारी थी पाकिस्तान की। वहां से बातें आ रही थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है और इसीलिए अजीत डोवाल जी को वहां भेजा गया। उस वक्त जब किसी भी IB के एजेंट को भेजा जाता था तो इंडियन एम्बेसी में ही उसको एक नौकरी दी जाती थी। तो अजीत डोवाल जी को भी इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे भेजा गया। वो 6 से 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान की जो रिसर्च लेबोरेटरी है कहोटा में, उसके बाहर वो भिखारी बन के खड़े रहे और वहां से इंफॉर्मेशन निकलवाई। उन्होंने एक नाई के दुकान से बाल इकट्ठे किए और वो भारत भेजे और उनको जब टेस्ट किया गया तो उनमें यूरेनियम मिला और इससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी में है। 2 बार अजीत डोवाल जी पकड़े भी गए थे पाकिस्तान में। एक बार जब किसी ने उनके कान में जो छेद थे उसकी वजह से उन्हें पकड़ा और कहा कि तू हिंदू है, और दूसरी बार लाहौर में जब एक कव्वाली के फंक्शन में किसी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी जो नकली दाढ़ी है वो निकल रही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से पाकिस्तान की सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई। पाकिस्तान में रह के बहुत अहम जानकारी और इंफॉर्मेशन भारत को डोवाल साहब भेज सके। इसी दौरान भारत में पंजाब में एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल हो चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। इंदिरा जी की मृत्यु हो चुकी थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी पंजाब की वो बहुत ही नाराज थी सरकार से। ऐसे में 1988 में एक बार फिर खालिस्तान के जो कमांडोज थे वो गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में जाकर छुप गए। उन्हें बाहर निकालना था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ये हिदायत थी कि इस बार गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगी मिलिट्री, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो पंजाब के लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। और ऐसे शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसके एक मुख्य कर्ता धर्ता थे KPS गिल साहब। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। उसमें भी भारत सरकार ने अजीत डोवाल को वहां भेजा। वहां जाकर उन्होंने ये देखा बहुत जरूरी था कि जो खालिस्तान के कमांडोज थे उनसे संपर्क किया जाए। अजीत डोवाल ने एक रिक्शा चालक का भेष बनाया और गोल्डन टेम्पल के आसपास रिक्शा चलाने लगे। धीरे 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 उन्होंने एक संदेश भिजवाया खालिस्तानी कमांडोज को कि वो ISI के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। और क्योंकि उनका लहजा बोलने का, उनकी उर्दू पाकिस्तान के लोगों की जैसी ही थी, इसलिए खालिस्तान के कमांडोज ने भी ये मान लिया। वो अंदर गए, कमांडोज से बात की, कमांडोज को मिलिट्री की पोजीशंस बताई और ऐसे कमांडोज को ये भरोसा हो गया कि ये आदमी उनकी मदद जरूर करेगा। और धीरे 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 कमांडोज की जो सारी पोजीशंस थी वो डोवाल ने देखी और बाहर आके मिलिट्री को बताई। और फिर NSG के कमांडोज पुलिस के यूनिफॉर्म्स में आए और अजीत डोवाल ने जो जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके आधार पे ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर कामयाब हुआ। 1998 में बीजेपी की सरकार आई, वाजपेयी गवर्नमेंट आई। 1999 में हमारा एक प्लेन हाईजैक किया गया, कंधार ले जाया गया। ये प्लेन नेपाल से दिल्ली आ रहा था। इसे हाईजैक किया गया और भारत से बाहर ले जाने की कोशिश की गई।
अफगानिस्तान कंधार में ये प्लेन ले जाया गया। करीब 170 से 180 लोग इस प्लेन में सवार थे। भारत सरकार ने 7 लोगों की एक टीम को भेजा, ये जो आतंकवादी थे उनसे बातचीत, नेगोशिएशंस करने के लिए, और उसमें अजीत डोवाल भी थे। अजीत डोवाल ने 1971 से लेकर 1999 तक 15 प्लेन के जो हाईजैकिंग्स हुए थे उन सब में नेगोशिएशंस में एक बहुत अहम रोल अदा किया था। आतंकवादियों ने एक पेपर फेंका प्लेन के बाहर जिसमें लिखा था कि हमें हमारे 36 जो लोग जेल में बंद हैं उनको छोड़ना होगा भारत सरकार को। हालात ऐसे थे कि जो 170 लोग प्लेन में सवार थे उनके सब परिवार वाले भारत सरकार पे दबाव डाल रहे थे। पूरे देश में एक तनाव था और अजीत डोवाल जी ने नेगोशिएशंस कर करके जो 36 की डिमांड उन्होंने की थी उनको वो 3 पे ले आए और उन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया और उस प्लेन को छुड़वाया गया। अजीत डोवाल और कांग्रेस की गवर्नमेंट में कुछ मनमुटाव रहे। अजीत डोवाल जब आईबी के हेड बने तो उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ 8 महीने का कर दिया गया, जबकि ये 2 साल का होता है। 2005 में अजीत डोवाल ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना काम करते रहे। जो उनके सरकार में संपर्क थे और जो उनकी कुन्हें थी उसका उपयोग वो करते रहे। एक बार उन्होंने पूरा प्लान बनाया था दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का। छोटा राजन जो कि दाऊद इब्राहिम से अलग होकर बैंकॉक में थे, जो दुश्मनी थी उनके बीच में, डोवाल जी ने छोटा राजन से संपर्क किया और उसे तैयार किया कि दाऊद इब्राहिम की बेटे की जो शादी थी, जो ग्रैंड हयात दुबई में होनी थी, वहां पर जाकर उसका असैसिनेशन किया जाए। छोटा राजन ने अपने 2 शार्प शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को भारत में किसी तरह से अंदर भेजा। अजीत डोवाल एक होटल में उनके साथ बातचीत कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी महाराष्ट्र पुलिस को ये बात पता चली कि ये 2 शार्प शूटर्स मुंबई में हैं और अजीत डोवाल उनसे बात कर रहे हैं। वहीं जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों शार्प शूटर्स को। अजीत डोवाल उस वक्त बहुत नाराज भी हुए, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। इस बीच नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के सीएम थे, उन्होंने अजीत डोवाल को गुजरात बुलाया और उनकी गाइडेंस के नीचे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। अजीत डोवाल ने इंटरनल सिक्योरिटी की जहां चर्चा हो सके और जहां ट्रेनिंग हो सके, ऐसी एक संस्था बनाई जिसका नाम था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। इसी फाउंडेशन का एक पार्ट था इंडिया फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का हिस्सा कई लोग थे, निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु। इस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन, और इस मुद्दे पे 2 दिन का एक सेमिनार रखा गया। इस सेमिनार में उपस्थित रहने वाले लोगों में से थे बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी। उसके बाद देश में ब्लैक मनी को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ जो पूरे देश में फैला और 2014 में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोवाल जी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट दी। तब से लेकर आज तक वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और भारत का और हमारा ये अच्छा भाग्य है कि उनके जैसा देशभक्त, उनके जैसा कुन्हे वाला, उनके जैसा इंटेलिजेंट व्यक्तित्व आज इस पद पर है। आज मैं और आप अगर हमारे घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो हमारे देश के कई बेटों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपनी सेवाएं दी हैं, दे रहे हैं, और उनमें से ही एक हैं अजीत डोवाल। भारत को आप पे गर्व है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।